बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। आज का शो स्पेशल कुछ इसलिए है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का बाबरकत दिन है और आज के दिन की एक स्पेशल खासियत क्या है कि आज है 13 रजब, यानी तमाम आलम इस्लाम जो है आज हज़रत अली करमुल्लाह वजह की पैदाइश का दिन मना रहा है। बिलाशुबा ये एक बहुत ही मुबारक दिन है और सभी आलम इस्लाम को हम आज के दिन के हवाले से मुबारकबाद भी पेश करते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली मुझसे और मैं अली से हूँ और मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। तो आज का हम कुछ स्पेशल शो भी करने वाले हैं हज़रत अली के यौम विलादत के हवाले से। इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे चल के हमारा एक स्पेशल सेगमेंट होगा, आपने ज़रूर आज के शो का हिस्सा बनना है और कुछ अहम चीज़ें आज के शो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 13 रजब जब हम डिस्कस कर रहे थे, आज शो की प्लानिंग कर रहे थे, तो आज के दिन से जुड़ी कुछ ऐसी यादें ताज़ा हो गई जो मेरे ख्याल से हर किसी की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है और ये बड़ा ख्वाब जब पूरा होता है तो आपको यकीन आना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही हुआ आज से 3 साल कबल जब सिटी 42 का वफ्द उम्रा अदायगी के लिए गया, तो उस वफ्द का हिस्सा हम लोग भी थे। तो बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी सादत की बात थी हम लोगों के लिए और इतनी बड़ी सादत जब आपको हासिल हो जाए तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात आपकी ऐसी होती हैं, लेकिन ये वो ख्वाहिश है जो वाकई जब हम वहाँ पर पहुँचे तो अपनी आंखों पे ही यकीन नहीं आ रहा था कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से बयान करूं वो लम्हात, वो वक्त आप जब भी याद करते हैं तो एकदम से आप उसी सहर में मुब्तला हो जाते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आप वहाँ पर ही मौजूद हैं। तो मैं आयशा को कहूँगी कि वो यादें एक बार फिर से जो आज बैठे बैठे ताज़ा हो गई वो हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर करें। यादें थी और फेसबुक पे भी अक्सर आपकी मेमोरीज शेयर होती है ना, तो ये दिमाग में मेमोरी ऐसी शेयर हुई थी जो मैंने कहा कि इतनी खूबसूरत यादें हम अपने नाजरीन के साथ ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे न्यूज़ रूम में भी और हमारे स्टूडियो में ही वो लोग जो कि हमारे साथ गए थे वो गिले की नज़रों से मुझे देख रहे हैं कि उनकी तस्वीर क्यों नहीं है। तो वो कुछ टाइम की कमी की वजह से हम मैनेज नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये ज़िंदगी का बहुत ही यादगार और ख़ूबसूरत सफ़र था जो कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के वफ्द, जिसमें तकरीबन कोई 120 लोग थे और सभी लोग उम्रा अदायगी के लिए गए। ये रिवायत सिटी 42 की है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और हम आपके साथ ये चीज़ें शेयर भी करते रहते हैं। तो एक बार फिर से सभी के लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबको बार बार ये सादत अता फरमाए और सभी लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए जाएँ। आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी हमारे साथ मौजूद है कोमल। कोमल, आज तो सुबह मौसम खुशगवार था, हवा भी चल रही थी, इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है और पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? शहर लाहौर का मौसम खासा खुशगवार है। सूरज की आंखें दिखाने से मौसम में खासी तब्दीली देखने में आई है, जबकि ठंडी ठंडी हवाओं का राज भी बरकरार है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 68% और हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि दिन भर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली भी जारी रहेगी। और हफ्तावार के हवाले से उनका ये कहना था कि सूरज यूं ही आंखें दिखाएगा, जिसके बाद मौसम में खासी तब्दीली देखने में आएगी। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 163 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसके मुतादिद इलाके जैसे कैंट एरिया है इसका 204 रिकॉर्ड किया गया है और कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया क्योंकि फैक्ट्री एरिया है इसकी वजह से गर्द आलूद फिजाएं वहाँ पर ज़्यादा हैं और इसलिए इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से तजावुज़ कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए शहरी जो हैं घरों से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाएं ताकि बीमारियों से बच सकें। जी कोमल, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने बताई, शहर की सूरत हाल की तरफ हमने बढ़ना है और शामिल करनी है आज की टॉप स्टोरीज। लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की, सेनेट इलेक्शन में 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब, पीटीआई 5, काफ लीग 1, नून लीग के 5 सेनेटर्स का इंतखाब। लंडा बाजार में भी महंगाई की एंट्री, गरीब के कपड़ों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। लाहौरिये सफरी सहूलियात से महरूम, बस स्टॉप्स खस्ता हाल, बैठने की जगह ना पीने का पानी।
शहर में नए मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर, ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान मिलेगा। ये जो आखिरी खबर है ना, बड़ी परेशान कुन है। कोई अच्छा सा ट्रैफिक प्लान मुतबादिल मिल जाए, अदरवाइज तो यहाँ प्लानिंग करके ट्रैफिक संभालने से बाहर होती है, तो जब मुतबादिल प्लान की तरफ जाएंगे तो क्या हालात होंगे, इससे तो खौफ ही आता है। खैर, आज की टॉप स्टोरीज को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम अना। क्या हाल चाल है अना ठीक ठाक, लेकिन वही आपने जो बात की हमें आपसे गिला है। अच्छा, ये ना आज के दिन की जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो एकदम से ना वो याद जैसे आपकी ताज़ा हो जाती है कि अच्छा आज के दिन तो हमने उम्रा भी किया था और इसी बाबरकत दिन आप खाना काबा में भी मौजूद थे। तो मैंने कहा क्यों ना ये मेमोरीज शेयर करें। तो टाइम क्योंकि कम था तो इस वजह से वो मुश्किल हो गया था कि सबकी तस्वीरें हम मैनेज करें। लेकिन हम बात आपकी बिल्कुल समझ चुके थे कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हुआ, लेकिन वाकई आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी आप ऐसे ख्यालात जो आपके सामने आते हैं तो आप अपने आप को, आपकी फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि आप उस जगह पे मौजूद हैं, आप खाना काबा के अंदर मौजूद हैं। और 13 रजब की बात जो मौला अली से मंसूब है कि खाना काबा जो है उसकी पैदाइश वहाँ पे हुई, दीवार के अंदर जो है वो गैप बना और वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई। ना आज तक कोई उससे पहले खाना काबा में पैदा हुआ और ना उसके बाद कोई हुआ। ये बाकी बड़ी, और हमें ये सादत हासिल थी कि उस टाइम हम खाना काबा में मौजूद थे और अल्लाह ताला का हमने बहुत बहुत शुक्र अदा भी किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बिलाशुबा ये हमारा पूरा जो ग्रुप गया था और बहुत ही वो यादगार लम्हात थे। एक दफ़ा फिर से वो यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। आयशा भी तस्वीरों में थी। जी आयशा, आप भी खुश हो गई होंगी। तो बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। आज की पहली खबर हमारे पास है जी, सेनेट इलेक्शन में 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब और पीटीआई के 5, काफ लीग का 1, नून लीग के 5 सेनेटर्स का इंतखाब हुआ है। जी इरफान, क्या कहेंगे? अना देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि जो हम एक शोर सुन रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ओपन बैलेटिंग के इश्यूज़ और बड़े बड़े इश्यूज़ बीच में आ रहे थे, तो ये सारे इश्यूज़ जो थे वो तमाम के तमाम इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए कि आप बिला मुकाबला ये तमाम जो सीटें हैं ये आइडेंटिफाई होगी कि ये 5 सीटें नून लीग को मिल गई, 5 सीटें काफ लीग वो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई और 1 सीट जो है वो काफ लीग के हिस्से में गई। अब देखिए 371 का हमारा जो पंजाब असम्बली का ऐवान है उसमें से हम 2-3 सीटों की ऐसा बात कर सकते हैं जिसके ऊपर कोई एक इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसके नोटिफिकेशन नहीं हुए। इस तरह 368 का हमारा ऐवान बनता है जिसमें एक कैंडिडेट आपको बताएं जिन्होंने अभी तक जो है वो चौधरी निसार, उन्होंने अभी तक हलफ नहीं लिया। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह के मामला के अंदर जब आप सेनेट के इलेक्शन के लिए अपने इजाफी उम्मीदवार रख देंगे तो उससे हॉर्स ट्रेडिंग का और मुख्तलिफ इश्यूज़ का जो है वो था कि हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई और उसमें जो हमारे सीनियर सियासतदान थे उनकी काफ़ी अच्छी मुशावरत रही कि उन्होंने तमाम चीज़ों को टैकल किया और जिसके हिस्से में जितने जितने बनते थे उस हिस्से के हिसाब से उनको सीटें आइडेंटिफाई कर दी गई। जैसे 7 जनरल हमारे पास जो है वो नशिस्तें हैं, इसमें 2 टेक्नोक्रेट हैं हमारे पास, 2 जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो एक मिल गई काफी उसको नून लीग को और एक पीटीआई को। इसी तरह टेक्नोक्रेट की भी 2 सीटें, उसमें से एक जो है उधर डिवाइड होगी और जनरल सीटों के जो उसकी भी डिवाइड जो इसी तरह जो है इसी पैटर्न के ऊपर कर दिया। अब नोटिफिकेशन जो है 3 माह बाद इसका किया जाएगा। लेकिन इस जो इलेक्शन के अंदर जो लोग चेहरे सामने आए हैं इसमें आप देखें कि ये उस तमाम ऐसे लोग हैं जो जिनकी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो वो उनमें से कोई कैंडिडेट आपको ऐसा नहीं नज़र आता जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई पुरानी वाबस्तगियाँ हो। ये वही लोग हैं जो जिन लोगों ने इलेक्शन के अंदर या तो वो फाइनेंस करते थे या उसमें उनकी बड़ा एक कंट्रीब्यूट होता था कि इलेक्शन के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते थे, जो अखराजात होते हैं पार्टी को भारी फंडिंग करते थे, उन लोगों को सीटें दी गई। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि जो पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के जो उनके साथ इतने सालों से उनके साथ तो इस मूवमेंट के अंदर शामिल थे उनको शायद हिस्सा नहीं मिला। जो नए नए लोग हैं उनको शामिल इसमें कर लिया गया। इतने मुतहर्रिक लोग भी नहीं हैं। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ ना, ये मुतहर्रिक लोग नहीं है, ये सारे जिसको हम एक आम जुबान के अंदर कहा जाता है कि शायद ये ATMs हैं। तो उन लोगों को जो है वो ज़्यादा जो है इसमें चांस मिला। अब अगर आप देखें तो जो हफीज़ शेख थे
जिनको सेनेट का टिकट मिला, हफीज़ शेख की क्या उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम कह सकते हैं कि उनकी कोई एफिलेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही हो? उनके बारे में तो ये कहा जाता था कि वो शायद उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो IMF के जो है उनके नुमाइंदे हैं। गो कि वो इल्ज़ाम जो है वो अभी तक जो है वो प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन जो बातें वो एक कहते हैं ना कि जो हल्के खुदा की आवाज़ निकलती है उसे नकारा खुदा समझना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसमें देखनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, कि आप जो कहते थे कि हम जो सियासतदान होंगे जो हमारे साथ एफिलिएट रहेंगे हम उनको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आई। अब आप देखें ना, इसमें ओन चौधरी जो है उनको भी ओन अब्बास बप्पी जो इनको भी इसमें हिस्सा मिला, इनकी क्या एफिलेशन होंगी उनके साथ? ये तो बाकी चीजें कुछ समझ से बाहर हैं। अच्छा, कुछ सीनियर सियासतदानों का इसमें बड़ा किरदार रहा, जिसमें सेनेट उम्मीदवारों की अगर बिला मुकाबला कामयाबी की बात करें तो परवेज इलाही साहब का नाम जो है वो काबिल जिक्र है और इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। इस पर क्या कहेंगे इरफान? अना, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक आप कभी बारात लेके जाएं तो उसमें बारात में एक जो है बुजुर्ग जो आदमी को रखना चाहिए, समझदार होता है, वो अच्छे मशवरे देता है। इसी तरह हमारे अवान में वाकई एक बुजुर्ग जो सियासतदान और मंजे हुए सियासतदान स्पीकर का किरदार अदा कर रहे हैं। कहा जाता है ना, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। उन्होंने देखे, उन्होंने उनकी ही वजह से आप ये जो इश्यूज जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग की बातें चलती हैं, उसके अलावा जो मनपसंद लोगों को जो है उनको साथ लेने की बातें चलती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही की वजह से शायद इस दफ़ा कम होंगी। और उसमें आप देखिए हॉर्स ट्रेडिंग का आपको इसमें इशू नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर फैसला किया था कि तमाम लोग जिनकी जितनी सीटें बनती हैं हमने उनको उसका हक देना है, और इसी के लिए उन्होंने खुद जो है सीनियर पॉलिटिशियन से राब्ते किए, ऑपोजिशन से राब्ते किए, और उनकी काविशों की वजह से आप देखें कि कोई आपको ऐसा इशू नहीं नज़र नहीं आया। जिन लोगों ने कवरिंग कैंडिडेट को तौर पे या एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो है रखे हुए थे कि अगर इसमें किसी के कागजात जो है वो मुस्तरद होते हैं या उस पर कोई इश्यूज़ होते हैं तो हम एक्स्ट्रा कैंडिडेट लेते हैं, वो तमाम के तमाम लोगों ने अपने अपने कागजात जो है वापस लिए। और चौधरी परवेज़ इलाही की इसमें वाकई कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी से भी रब्ता किया, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी रब्ता किया, और तमाम रब्तों के बाद ये एक अच्छा डिसीजन हुआ कि जिसके पास जितनी सीटें हैं असम्बली के अंदर, जिसके पास ऐवान के अंदर जितना हिस्सा बनता है उसको उतना दिया जाए। और उसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 5 सीटें ले सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 5, और छठी जो है वो काफी हम ये कह सकते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपनी सियासी बसीरत का लोहा भी मनवाया है। तो इस खबर को हम वाइंड अप करते हैं, अगली खबर की तरफ हमने जाना है। खबर ये है जी, अगली महंगाई के हवाले से, जो सस्ती जगह मशहूर थी जहां पर लोग अपना वक्त बचा के जाते थे और अच्छी खासी खरीदारी करके आ जाते थे, वहां पर भी महंगाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहर में जो लंडा बाजार लगाए जाते हैं जहां से गरीब आवाम जो है सस्ते दामों अपने कपड़े खरीद लेती है, वहां पर अब क्या हालात हैं, वहां पर महंगाई पर लोगों का क्या कहना है, इस पर हम बात करने वाले हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और गरीब के कपड़ों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, लंडा बाजार में भी महंगाई की एंट्री हो गई है। इरफान साहब, आप कहाँ से कपड़े खरीदेंगे? बात ठीक है, अब वहाँ पे भी महंगे। आप देखें ये 300 रुपये का लिया था, तो अब ये जो है वो 600-700 नहीं, मजाक में कहा था, आई एम सॉरी। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। आप चाहे मजाक करें, हाँ क्या होता है जब इतनी सारी आपके पास परेशान खबरें होती है ना, तो हमने कहीं ना कहीं से तो हंसने का जवाब बनाना ही है। तो हमारे देखने वाले भी थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या करें, लोग इतनी महंगी चीजें कैसे खरीदें? बिल्कुल अना, और इसमें आप देखें कि ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू है कि जो लोग जिनके पास कुव्वत खरीद नहीं थी वो लोग लंडे का रुख करते थे, वहां से सेकंड हैंड कपड़े इस्तेमाल करते थे। अब सेकंड हैंड कपड़े आपके आते कहाँ थे? सारे ये बाहर से जो लोग चैरिटी करते हैं वो चैरिटी के तौर के ऊपर यहाँ पे कंटेनर भिजवा दिए जाते हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि इन कंटेनर्स के ऊपर जो है ड्यूटी बढ़ा दी गई है। जब अब इनके ऊपर जब इनके सफरी अखराजात बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो चीज़ जो आपको, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये 300 रुपये का मैंने लिया था, अब ये डेफिनेटली ये 700-800 रुपये का होगा। गलत कह रहे हैं, ये मानने वाली बात नहीं है। मैं आपको रियलिटी भी बता रहा हूँ कि इसमें जब ये चीज़ें, जब इसके ऊपर आप टैक्स बढ़ा देंगे, जब इसके सफरी जो है वो अखराजात बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के ऊपर जो कराची, क्योंकि तमाम जो कंटेनर्स आते हैं ये कराची आते हैं, उसको यहाँ पे लाहौर में आते हुए डेफिनेटली उसके ऊपर सफरी अखराजात जो हैं वो बढ़ते हैं।
तो उसका तमाम का तमाम जो असर है वो गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है, जिसने इस सस्ते बाज़ार से अपने लिए अपना तन ढांपने के लिए वहाँ से कपड़े लेने होते हैं। सर्दियों के स्टार्ट में ना बड़ी रिपोर्ट्स ऐसी हमारे रिपोर्टर्स ने बनाई और वहाँ पे जाके दिखाया कि किस तरह से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। गर्म कपड़ों महंगे होते हैं ना, तो हर कोई नहीं खरीद सकता, तो इस तरह से रश होता था, आपको सर ही सर हर जगह पर नजर आ रहे होते थे। अब जो वहां पर लोग हैं, दुकानदार जो थे, वो भी कह रहे थे कि जी महंगाई हो गई है। जो लोग आ रहे थे वो कह रहे थे हम सारा बाजार छोड़ के इंतजार करके सस्ती चीजें खरीदने के लिए लंडा बाजार में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि यहाँ सस्ते दामों चीजें मिल जाती हैं। वहां पर भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कोई भी शख्स ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो कहता हो कि मेरे जो माशी हालात हैं वो बेहतर हैं। इस अगर 3 साल के कंपैरिजन करें तो इस 3 साल के अंदर कोई एक कारोबार, कोई एक जो है वो ख़रीदार आपको ये ऐसा बता दें जो खुश हो कि उसको महंगाई ने इफेक्ट नहीं किया, उसके मामलात जो है वो बेहतर हैं। दुकानदारों के अपने मसाइल। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले दिनों कपड़ा खरीदने के लिए गया मार्केट में, तो मुझे वहाँ पे बताया गया कि जो इम्पोर्टेड कपड़ा पहले आता था यहाँ पे लाहौर में, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेड कपड़ा तमाम जो है वो कराची पोर्ट पे आएगा, उसके बाद वहाँ से वो सफरी अखराजात करके वो लाहौर में पहुँचेगा। तो वो लोग दुकानदार बता रहे थे कि आज से जो 3 साल पहले ये जो कपड़ा हमें जिसको केजी के हिसाब से 150 रुपया केजी टैक्स हम देते थे उसका पोर्ट के ऊपर, अब वो टैक्स जो है वो 850 रुपये तक पहुँच गया है। जब 850 रुपये केजी के हिसाब से उसको फर्क पड़ेगा तो डेफिनेटली उसने कीमतें बढ़ानी है। जब उसकी वहाँ से कीमतें बढ़ेंगी तो जो हम जैसे खरीदार हैं, जब वो अपने बजट से पैसे एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो उनका सारे का सारा बजट जो है वो डिस्टर्ब होगा। और उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं कि इससे बेहतर है कि आप कुछ अरसा वेट कर ले, 2 माह की सर्दियाँ या 3 माह की सर्दियाँ, इसको गुजारा करके हम जो है पूरा कर लें। गर्मियों में 1 शर्ट सिलवा लें, 2 सिलवा लें, इसमें सारी जो है वो गर्मियाँ आपकी गुजर जाए। ये सूरत हाल बनी है कि हर शख्स की आपने कुव्वत खरीद खत्म करते जा रहे हैं। कोई एक जिंदगी का सेगमेंट नहीं ना है, आपके सिर्फ ये चीजें नहीं है, आपने खाना भी खाना है, आपने बिल भी देना है, पूरा आपका बजट डिस्टर्ब होना है, पूरे का पूरा बजट डिस्टर्ब होना है। कोई एक चीज जो एक्स्ट्रा आपके, क्योंकि जरिया आमदन तो आपके वही हैं और जरिया आमदन आपके ना तो बढ़े और उससे बढ़ने, जब वो जरिया आमदन आपके नहीं बढ़ेंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि जरिया आमदन के अंदर जो आपकी इनकम थी उसके अंदर भी कमी आएगी। जब उसमें कमी आएगी तो आपका पूरे का पूरा बजट जो है वो जो डिस्टर्ब होगा। आपके बिल जो ज़्यादा आएंगे तो आपका बजट डिस्टर्ब होगा। जब आपकी ग्रॉसरी की जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी तो आपका बजट डिस्टर्ब होगा। जब ऐसे दुकानदार जो है जहाँ से आपने कोई चीज़ लेनी है, आपने शॉपिंग करनी है, आपने घर के लिए कोई चीज़ लेके आनी है, बच्चों के लिए कोई चीज़ें लेके आनी है, उसमें फ़र्क पड़ेगा। स्कूलों की फ़ीसें अगर बढ़ेंगी तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। ये तमाम हालात जो हैं वो आपको जो अब पीछे की जानिब लेके जा रहे हैं कि आप उससे अपने कुव्वत खरीद से आप इतना नीचे आ चुके हैं कि कई साल आप शॉपिंग नहीं करते, कई साल आप जो है वो गुजर बसर करने के लिए जो आपके पास पैसे कम होते हैं उसकी वजह से आपका गुजारा कम होता है। ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। हम अगर खाने की बात कर लें, कपड़ों की बात कर लें, इसमें आप जितनी मर्जी किफ़ायतशारी से चलना चाहें, जो लोग स्कूलों में जाते हैं, बच्चे कहीं आना जाना होता है, जो लोग दफातर में जाते हैं, ये तो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं ना। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को कम कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। क्या खाना खाना छोड़ दें, क्या तन ढांपना छोड़ दें? इन बुनियादी जरूरतों पे इरफान कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो शशके और स्टाइल और ये चीजें ना, वो तो अब कोई पूरा कर ही नहीं सकता। वो तो भूल जाएं आप ना वो चीजें। अब तो सिर्फ जो है कि आप अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लें, अपने तन ढांपने के लिए अपने कपड़े पूरे कर लें, अपने घरों के बिल अदा कर लें, स्कूलों की फीसें अदा कर लें, घरों के मकान जो किराए पे हैं उनके किराए अदा कर लें। अगर ये सारी चीज़ें आप कर लें तो आप, मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुशहाल शख्स हैं। क्योंकि अब जो सूरत हाल चल पड़ी है उसमें लोगों के लिए घरों के किराए देने मुश्किल हो चुके हैं। उसके साथ साथ बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं पिछले दिनों मैं एक डॉक्टर के पास बैठा था, साइकेट्रिस्ट थे, उनसे जब बात हो रही थी तो उनका कहना था कि एक तरफ जब हम पहले सुनते थे कि लोगों के अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो सब बीमारियों से टॉप पे जा रही थी कि ये बीमारियां लोगों के अंदर बहुत पाई जा रही थी। लेकिन अब ये अगर 3 साल का अरसा देखें तो उनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक जो उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अब प्रायोरिटी के ऊपर जो टॉप के ऊपर बीमारियां जा रही हैं वो आपकी साइकोलॉजिकली जो बीमारियां हैं वो आ रही हैं। ज़हनी तनाव का शिकार हो गए इरफान, घरों में लड़ाई झगड़े, हर दूसरे घर में ये लड़ाई झगड़े। बिल्कुल उसकी वजह यही है कि आपके पास जो एक तो
आपके अखराजात पूरे नहीं हो क्या रहे। करें लोग, कामों से जाते हैं, घर जाके जब आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, बच्चे डिमांड करते हैं, खाने को कुछ ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, तो फिर लड़ाई झगड़े ही होंगे ना। बिल्कुल, मैं आपको कल की एक एग्जांपल देता हूँ। कल लाहौर पुलिस की एक भर्ती के लिए दौड़ हो रही थी। उस दौड़ में कुछ बच्चियां जो थी वो कांस्टेबल भर्ती के लिए उम्मीदवार थी, वो वहाँ पे पहुंची और उनको कुछ इंतजामिया से इश्यूज थे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे उन बच्चियों ने करके एहतजाज किया। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो लोगों ने अपनी माएँ अपनी बेटियां जो हैं ये किस मजबूरी की हालत में उन्होंने जॉब के लिए, पुलिस की जॉब के लिए वहाँ पे भेजी हैं। जब उनकी जॉब नहीं हो रही, उनको लग रहा है कि उनको ये रोजगार नहीं मिलेगा, मेरिट पे होने के बावजूद, तो मेरिट में होने के बावजूद उनको जॉब नहीं मिल रही। मेरिट का क्या हाल हुआ है वो हमने कुछ दिन पहले देख ही लिया। वो हम घूम फिर के जरूर जिक्र करने आ जाते हैं, क्योंकि जब आपको अफसोस होता है ना, मेरिट पे लोग हो, उनको भर्ती ना किया जाए, वो सड़कों पर आके एहतजाज करें, मेरिट का राप लागने वाले क्या कर रहे हैं, फिर इन चीजों पे आप अफसोस ही कर सकते हैं। बिल्कुल, ये अभी शुक्र करें इन चीज़ों के ऊपर नोटिस नहीं लिया जा रहा। जब अगर इन चीज़ों के ऊपर नोटिस ले लिया गया तो शायद ये मजीद चीज़ें हैं बिगड़ती जाए, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि महंगाई के ऊपर हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया तो रोज़ ब रोज़ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उसमें हमें किसी जगह के ऊपर भी कमी नज़र नहीं आ रही। हम लंडे की बात करें, हम आटे की बात करें, हम चीनी की बात करें, हम बिजली की बात करें, हम गैस की बात करें, कोई एक ऐसी चीज कुछ नहीं, कोई एक ऐसी चीज, वो कहते हैं ना सस्ती सिर्फ खामोशी जो है वो शायद अब लगती है कि आप खामोश। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था सुकून आपको कब्र में ही जाके मिलेगा। तो अल्लाह ताला रहम करे, हालात जो हैं वो कहीं से भी आम आवाम की फेवर में नहीं लग रहे हैं। तो आप जिन्होंने लंडा बाजार से भी कपड़े खरीदने हैं या अशिया जरूरत की, वो भी ज्यादा पैसे लेके उनके पास भी ज्यादा पैसे होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पीएसएल से जुड़ी ये खबर है। पीएसएल की गहमा गहमी जहां पर चल रही है, वहां पर ये महंगाई मुआशरे में ये जो बुराइयां आती हैं ना, ये इसी वजह से आती हैं कि जब लोग कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जब लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे जाती है, फिर मुआशरा बेराहरवी का शिकार होने लगता है। पीएसएल मैचेस के हवाले से खबर है, ऑनलाइन जुआ बुकियों ने मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट बना ली हैं। बड़े स्मार्ट लोग होते हैं ये, तो मैं तो अक्सर ये चीज़ें सुन सुन के परेशान ही हो जाती हूँ। अना, ये बाकी आपकी बात वो जो कि जब लोगों के पास अपने जब कारोबार नहीं होगा तो उसके बाद हर बंदा अपने अखराजात चलाने के लिए शॉर्टकट भी ढूंढेगा। बिल्कुल, ख्वाह कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसमें हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप डाका मारना शुरू कर दें, आपके पास पैसे नहीं है तो आप जुआ खेलना शुरू कर दें कि शायद वहां से इनकम आ जाए। लेकिन लोगों के अंदर ऐसी सोच आ रही है, लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं बहुत ज्यादा। में ये सब करते हैं, फिर वो आपकी आदत भी बन जाती है, आदतन आप इस तरह करने लग जाते हैं। हम बात करें कि अगर क्राइम की हम बात करते थे, जैसे कि इस खबर के मुताबिक भी कि इसके अंदर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल बहुत होना शुरू हो गया। पहले हम सुनते थे कि अगर किसी जगह के ऊपर जुआ होता है, वहाँ पे पुलिस की तरफ से रेड की गई और वहाँ से जो बरामदगियाँ होती थी, जो लोग खेल रहे होते, जुआ कर रहे होते थे, वहाँ से चीज़ें क्या बरामद होती थी, वहाँ से लैपटॉप बरामद होते थे, वहाँ से टेलीफोन जो हैं वो काफ़ी तादाद में वो मिलते थे, मोबाइल मिलते थे, रजिस्टर्ड मिलते थे। अब होता क्या था, ये स्मार्ट एप्लीकेशन, अब होता क्या था इसमें कि आप अगर किसी ने जुआ खेलना है तो उसने बुकी को कॉल करनी है, बुकिए को कॉल करनी है, उसने आपको उसके पास आपने बेट करनी है, उसने रजिस्टर्ड के ऊपर लिख लेना है। अच्छा, अगर पुलिस ने छापा मारा, पुलिस ने तमाम रिकॉर्ड देख लेना कि अच्छा ये बंदे के पास जो है वो ये बुक कर रहा था, ये जुआ खेल रहा था, वो भी पकड़े जाते थे। अब इन चीज़ों से बचने के लिए उन लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मोबाइल ऐप्स, आप इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर जाके देखें तो आपको हज़ारों ऐसी ऐप्स जो नज़र आती हैं, हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स नज़र आती हैं जिनसे लाहौर में लाहौरिये जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं। जो लोग जुआ खेलने के आदी हैं वो अब किसी जगह पे भी अपना मोबाइल पकड़ के बैठे रहें और जुआ खेलते रहें, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर आपको वेबसाइट बता दी जाती है। उसके बाद होता यह है कि आप किसी अगर बड़े बुकिए के साथ, बड़ा मगरमच्छ जिसने मेन सर्वर अपना बनाया हुआ है, उस सर्वर के पास जाके आप उसको पैसे देते हैं। 50,000 रुपये से जो है वो कम से कम 50,000 रुपये देंगे आप, तो आपको एक अकाउंट जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा जिसका पासवर्ड और लॉगिन आपको दे दिया जाएगा। वो लॉगिन आपने वहाँ पे लगाना है। उसमें आपके पास अकाउंट के अंदर 50,000 की अमाउंट भी शो हो रही है कि आपके पास 50,000 रुपया है, इसके अंदर आप बेट कर सकते हैं। अब वो जो आपको एक मोबाइल ऐप के ऊपर उसने फैसिलिटी दे दी, उसमें आप घोड़ दौड़, उस पर कुत्तों की रेस, उस पर लाइव कसिनो, उस पर आप मैचेस, और मैचेस भी पूरी दुनिया में जो जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, वो ख्वाह पीएसएल हो, वो ख्वाह कोई टेस्ट मैच हो या कोई वनडे सीरीज़, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर वो टेस्ट सीरीज़ चल रही हो, या
वनडे मैच चल रहा हो, उसकी उसने लाइव स्ट्रीमिंग आपको दे देनी है। लाइव स्ट्रीमिंग से वो बता देगा कि इसका इस टीम का रेट ये है, इस टीम का ये रेट है। आप अपने एक टच के ज़रिए वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उसमें आप एक टच के ज़रिए अपना जुआ भी खेल सकते हैं। और ये जुए की कोई लिमिट नहीं है कि उसमें अगर 50,000 रुपये का आपने अकाउंट बनाया तो उसके अंदर आप खेलेंगे, लेकिन अगर आपने 50 करोड़ का जो है अकाउंट बनाया तो आप 50 करोड़ तक खेल सकते हैं। तो इसमें ये एक चीज़ हो गई कि अब ना तो हमारे सिक्योरिटी इदारे, जिसमें हम FIA साइबर क्राइम विंग को कह सकते हैं कि साइबर क्राइम विंग जिसका काम है कि जो जुर्म हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उसको आप रोकें, उनकी तरफ से बिल्कुल इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की जा रही। और इन 5-6 सालों के अंदर अगर हम देखें, जब से ये पीका एक्ट आया 2016 में आया था साइबर क्राइम एक्ट, उसके अंदर सिर्फ एक रेड पूरे पंजाब के अंदर की गई थी, वो भी साबका दौरे हुकूमत के अंदर, क्योंकि ये पीका एक्ट जो है था बना भी साबका दौरे हुकूमत में था। उसमें एक रेड की गई थी, मजंग से एक बुकी को पकड़ा गया था जो ऑनलाइन जुआ करवा रहा था। उसके बाद आज तक जो है वो साइबर क्राइम विंग की जानिब से इन चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं किया जा रहा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमारा साइबर क्राइम विंग आज भी इस पे क्या प्रॉपर फिर शिकायत किसी को करवानी पड़ती है तब साइबर क्राइम विंग जो है वो मुतहरिक होता है, या उनकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह की चीज़ों पर नजर रखनी है? ये देखिए, ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई जुआ खेल रहा है तो स्टेट को नुकसान हो रहा है, अगर कारोबारी लेन देन कर रहा है वो स्टेट को नुकसान कर रहा है कि स्टेट के अंदर वो टैक्स नेट के अंदर चीज़ें नहीं आ रही, स्टेट का नुकसान हो रहा है। तो इस पे FIA साइबर क्राइम विंग को खुद जो है वो हरकत में आना चाहिए। लेकिन वो बात आप वाली कि वो ये सोचते रहते हैं कि हमें कोई आगे कंप्लेन, कहीं से शिकायत आए, और शिकायत का हम ये सूरत हाल है कि साल 2020 के अंदर साइबर क्राइम विंग को 22,000 से ज़ायद जो दरख्वास्तें लोगों ने दी, किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, किसी के जो सोशल मीडिया अकाउंट जो है हैक कर लिए गए, किसी का व्हाट्सएप हैक कर लिया गया, इस तरह की और ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइम की थी। फाइनेंशियल क्राइम उनके जो अपना ये बैंक अकाउंट्स हैं इनको हैक कर लिया जाता है। आप भी अब सुबह रोज जब उठते होंगे आपके अपना SMS बॉक्स के अंदर, वो इनबॉक्स के अंदर आपको नजर आते होंगे SMS कि वो कह रहे होंगे कभी आपको इजी पैसा के जरिए हम पैसे भेज रहे हैं, कभी आप इनामी स्कीम का लालच दे रहे हैं, कभी आपसे कह रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में आपके पैसे आ गए हैं। ये सारे लोग सारे के सारे फ्रॉडिये हैं, ये सारे के सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। और अफसोसनाक चीज़ ये है कि उन 22,000 जिनकी मैं दरख्वास्तों की बात कर रहा था उसमें सिर्फ 125 मुकदमात दर्ज हुए। साल के अंदर अगर साइबर क्राइम जो है वो पूरा पंजाब का जोन 125 FIRs करेगा तो उससे आप अंदाज़ा कर ले कि ये कितनी इनकी जो कैपेसिटी है और कितनी इनकी एबिलिटी है कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं, और इस तरह इन्होंने किस तरह ये जो है ये जुए के नेटवर्क जो इतने बड़े चल रहे हैं। अब पुलिस छापे मारती थी, आपने कहा माजी में रिलेट भी किया, अब जब पुलिस के हाथ ये चीजें नहीं आ सकती हैं तो मुझे बताएं पुलिस क्या बड़ी जिम्मा है, ये उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आराम से बैठे रहे और जुए जितने मर्जी किसी इलाके में होते रहे? नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। उसके ऊपर आप देखें कि हमें 1-2 केसेस ऐसे नज़र भी आए कि पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा, लेकिन बात में असल इशू ये है कि जब हर घर के अंदर, अब हमारे ऑफिस में अंदर जितने लोग बैठे हैं, अगर कोई अपने मोबाइल के ऊपर जुआ खेल रहा है तो किसी को तो कोई नहीं पता चल सकेगा कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें तो उसकी प्राइवेसी आ गई। अगर छापे, जब जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले होता था मोबाइल होता था, पहले टेलीफोन लाइन जो होती थी, लोग लेते जहां पर मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब तो आप एक मोबाइल जो पासवर्ड लॉगिन है, आपने इंटरनेट ब्राउजर पे जाके वो वेबसाइट ऑन करनी है, उसमें लॉगिन पासवर्ड डालना और आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया। ये स्मार्ट जुआ है, बिल्कुल ये स्मार्ट जुआ है। और इसमें बहुत तादाद लोगों की, आपके कोई एरिया ऐसा नहीं है लाहौर का, कोई एक एरिया, किसी भी नेम एनीवन एरिया जो है वो जहाँ पे ये जुआ ना हो रहा हो। हर शख्स जो है इसके, अगर आप यूज़र ही चेक कर लें तो आपको पता चलेगा कि लाखों के अंदर यूज़र जो हैं वो सब्सक्राइबर या यूज़र जो हैं इसमें आ चुके हैं और वो लोग इस पे जुआ खेल रहे हैं, लेकिन हमारे हुकूमती इदारे इसके ऊपर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं समझा जाता ना, उनकी तवज्जो तो सिर्फ ये है कि आपने महंगाई करनी है, लोगों को परेशान करना है, और फिर दूसरी तरफ जितनी माशरे में बुराइयां जन्म ले रही हैं वो लेती रहे, उससे हुकूमत का, रियासत का कोई लेना देना नहीं है। ब्रेक का कहा जा रहा है, जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे जी शहर में सफरी सहूलियात कहां पहुंच गई हैं, जो कि सिफर पर पहुंच गई हैं। इससे कबल रिलेट भी करेंगे कि शहर में सफरी सहूलियात के क्या हालात थे। आपको मेट्रो भी नजर आ रही है, आपको ऑरेंज ट्रेन भी नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद शहर के मसाइल ट्रैफिक के हल होने को नहीं आ रहे, क्योंकि शहर में सफरी सहूलियात जो है वो बिल्कुल
खत्म होकर रह गई हैं। वापस आएंगे, इस खबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। सारे लोग हमें ये भी शिकायतें करते हैं कि उनके रूट पर बहुत सारी बसेस चलती थी और अपने दफातर वो जाते थे, अपने ज़रूरी कामों को जाते थे। सफरी सहूलियात शहर में जो आसान थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसके साथ साथ यकीन माने, अगर हम माजी से कंपैरिजन करें तो जो बस स्टॉप थे उनके हालात बड़े खूबसूरत थे। शहबाज शरीफ साहब ने बस स्टॉप्स को इतना खूबसूरत बना दिया था। अब वहाँ पे भी आप देखें कि सारे टूटे पड़े हैं, आपको धूप की वजह से मुतासर हुए, बेंचेस कोई उखाड़ के ले गया, किसी को कुछ पता ही नहीं। और ये पहली दफ़ा हुआ था, जो आपने साबका दौर की बात की, शहबाज शरीफ की बात की, तो ये पहली दफ़ा हुआ था कि हमारे बस स्टॉप जो हैं उनको इतना डेकोरेट किया गया था और हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ा फोकस किया हुआ था कि हमारे बस स्टॉप जो है। माने इरफान, इतना अच्छा फील होता था जेल रोड पर, क्योंकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठ के इंतजार कर रहे होते थे, गर्मी सर्दी बारिश, बड़े अच्छे तरीके से जगह मैनेज की गई थी। खवातीन के लिए अलग उसमें हिस्सा रखा गया था, बुजुर्गों के लिए, माजूरों के लिए अलग हिस्सा रखा गया था, ये सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन अफसोसनाक चीज़ ये है कि ये शायद ये समझा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट थे, जैसे हमारे पास सफाई के इंतज़ामात के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था, जैसे हमारे पास ये जो बस स्टैंड है इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था, जो हमारे पास बस सर्विस स्पीडो बस हम जिनको कहते थे वो बड़ा एक ज़बरदस्त सिस्टम था। ये शायद सिस्टम को इस वजह से तबाह किया जा रहा है कि ये सिस्टम साबिक दौरे हुकूमत में थे और शायद इस वजह से इनके ऊपर जो है वो अब फोकस नहीं किया जा रहा कि ये तो जो चोर और करप्ट जिनको हम कहते हैं उनके ये प्रोजेक्ट हैं, तो हम इसके ऊपर क्यों पैसे लगाएं, हम इसकी देखभाल क्यों करें और उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, आवाम को। ये देखें, ये चीज़ें जो बनी थी ये किसी के अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च हुए थे, ये आवाम के पैसे थे। आयशा, ये बस स्टॉप की तस्वीरें भी दिखा रही हैं, वहाँ पर अब क्या वो बैनर्स लगा दिए गए हैं, वहाँ पर रेरीबान आके बैठे हैं, बेंचेस भी मौजूद नहीं हैं, ऊपर से जगह देखे किस तरह सुखड़ी पड़ी, ये हालात है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपको ऐसी हर जगह पे नज़र आ रही हैं। आप लाहौर के किसी भी बस स्टॉप पे चले जाएं जो बने हुए थे, उसमें हालत आपको यही नजर और तो और कूड़े के ढेर हैं, वो देखिए बेंचेस के ऊपर सीट्स ही गायब हो गई हैं। सब कुछ गायब हो जाएगा। अब मैंने आपसे बताया ना कि ये शायद इस वजह से इसके ऊपर जो है वो मुतलका इदारे भी फोकस नहीं कर रहे, हुकूमत का इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है कि वो समझते हैं कि शायद ये पुरानी हुकूमतों ने बनाए थे, इसी वजह से हमने इसके ऊपर जो है वो अब काम नहीं करना, क्योंकि अगर इसके ऊपर काम करेंगे ये खूबसूरत नज़र आएगा, शहर खूबसूरत नज़र आएगा, तो इसमें ये कहा जाएगा ये देखे जी, ये जैसे आपने बात की कि शहबाज शरीफ ने बनाया था, तो वो ये चीज़ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों को वो चोर कहते हैं, जिन लोगों को वो करप्ट कहते हैं, जिनको वो डाकू कहते हैं, वो लोगों के प्रोजेक्ट जो हैं उसको वो देखभाल करें। ये चीजें डिसिप्लिन भी एक शहर का शो करती हैं, खूबसूरती में भी इजाफा कर देती हैं और फिर लोगों को भी सहूलियात मिलती हैं। पनाहगाहें आपने बनाई, बड़ा अच्छा किया, उसके फायदे जितने हो रहे हैं वो भी सबके सामने हैं, लेकिन ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि गरीब का हक है। हम ये बस स्टॉप की हालत दिखा रहे हैं, बसें ही बंद कर दी गई हैं, तो फिर बस स्टॉप पे किसने काम करना है? यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये सारे प्रोजेक्ट इस वजह से और ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें लेकर आनी है। सीरियसली आपको फिर गुस्सा आता है, शदीद गुस्सा आता है। ख्वाब तो आपको बहुत से दिखाए गए थे, ख्वाब तो आपको ये भी दिखाए गए थे कि 40 रुपए जो पेट्रोल जो है वो मार्केट में मिलना चाहिए, अगर इससे ऊपर जाता है तो आप समझे कि आपके हुक्मरान चोर हैं। इससे ये भी कहा जाता था कि बिजली के बिलों में अगर 1 रुपया अगर बढ़ता है तो आपको ये भी ख्वाब दिखाया गया था कि अगर 1 रुपया बिजली के बिलों में बढ़ता है तो समझ ले कि आपके जो वज़ीर आज़म है वो चोर है। ये सारी चीज़ें आप वो छोड़ दीजिए, सियासी बातें थी, सियासी जो उस वक्त अच्छी लगती थी और लोगों को बड़ा एक हौसला मिला था कि हम ये चीज़ें अगर आएंगी तो हम इसमें बड़ा बेहतरी आएगी। इसी वजह से शायद उन्होंने जो वोट डाले, लेकिन अब दूसरी तरफ जो हमें नारा मिलता है वोट को जाके हालात उन लोगों के पूछें वो क्या कहते हैं। लेकिन अब हम अगर दूसरी तरफ अगर जो हमें नारा मिलता है कि वोट को इज्जत दो, तो उसमें अब हम भी कहते हैं अगर किसी ने वोट दिया था तो इसको कम से कम इज्जत तो दो। उसके लिए सफरी सहूलियात, उसकी गली मोहल्ला साफ करो, उसके लिए महंगाई का रास्ता रोको, उसके लिए जो उसके बच्चों की फीसें अदा करना आसान करो। कोई एक मसला बताएं, उसको हल करें। आपने तो पूरी लाइन लगा दी है, तो ये मसाइल इन्हीं के पैदा किए हुए हैं, ये हल होते हमें नजर नहीं आ रहे हैं। शहर का एक बहुत बड़ा मसला जो कि हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद आके, ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल है, उसमें तजावुजात, उसमें फिर बेहंगम पार्किंग, ये माफिया के वजह से सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब जब शहर में तरक्याती मंसूबे जिनकी मंजूरी दी गई है, जिस पर काम कब होगा वो तो टाइम ही बताएगा, उसको लेके जो ट्रैफिक मसाइल पैदा होंगे, मुतबादिल प्लान दिया जाएगा,
तो शहर में क्या हालात होंगे, ये हम ब्रेक से आकर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और जब हमने प्रोग्राम का स्टार्ट किया तो हमने बड़ी एक खुशगवार याद आपके साथ शेयर की थी। तो इरफान के चेहरे पे मुस्कुराहट अब से कुछ देर पहले मैंने एक खुशगवार याद से बातें करते करते इरफान ने बताया कि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो मार्च में आती है। तो मैंने कहा इरफान से ऑन लाइटर नोट, शर्मा भी रहे हैं, ये भी पूछ लो इरफान आपकी अरेंज मैरिज हुई थी कि लव मैरिज हुई थी? ये तो आप शर्मा रहे हैं, बता दें। मैं तो खबर ज़ेन में बना के बैठा था आपके दिन। नहीं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना अच्छी मेमोरीज अपनी, वो तो हम ब्रेक में कर रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा चलिए हमारी ऑडियंस को भी पता होना चाहिए, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो हैं। देखिए मेरी अरेंज थी, बाद में लव में जो है वो कन्वर्ट हो गई। नहीं ऐसे तो ना कहें। नहीं ऐसे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, बता दें। नहीं आपको बता रहा हूँ, पहले मेरी अरेंज मैरिज थी जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो लव मैरिज जैसी बनती जा रही है। नहीं अब ये मत कहें, मैंने तो सुन रखा है कि इरफान मलिक की लव मैरिज हुई थी। नहीं ऐसी बात नहीं है। इरफान आप ऑनर कह रहे, मान जाए भाभी भी। नहीं इसमें मानने वाली बात नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी और उसके बाद जो वो लव मैरिज के अंदर वो कंसीडर हो गई है। चलिए जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप बाद में कह रहे हैं लव मैरिज में वो हो गई, मुझे ये बताइएगा पहले कभी लव तो नहीं हुआ और बाद में ये लव हो गया शादी के बाद वाला? तो नहीं ये शादी के बाद हुआ, क्योंकि अब जैसे वो बात करते हैं ना कि हम मशरकी लड़के हैं तो लड़के भी कह दिया। सबसे ज्यादा अहम चीज है कि इरफान ने खुद को मशरकी लड़का ही कह दिया। अभी तो हम कहेंगे हमारा वज़ीर आज़म देखें आपको पुशअप्स करके दिखा सकता है, तो हम जो है वो अगर नेशन के तौर के ऊपर आप लें तो हम तो अभी जो है उसको हम मशरकी लड़के कहेंगे अपने आप को। सही। अच्छा मुझे एक बात फिर से बता दें, चले मैं दोबारा से कंफर्म कर लेती हूँ कि लव शादी से पहला वाला और था, ये वाला और था, क्या ये पहला ही लव था? आप चाहती हैं मैं घर ना जाऊँ? मैं कंफर्म करा रही हूँ। नहीं आप चाहती हैं मैं घर ना जाऊँ? यानी शादी के बाद वाला लव ही असल लव था। जी बिल्कुल वही असल था और वही रहेगा। और वही रहेगा। चले जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आप इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। लाइटर नोट पे हमने चीज डिस्कस की थी, लेकिन हमें पता चल गया कि इरफान की अरेंज मैरिज हुई थी, जो कि अब आप कह सकते हैं कि लव मैरिज कहा जा सकता है। अब इरफान माने या ना माने, हमने कुछ और सुन रखा था, हमने इसलिए पूछ लिया। खैर हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। शहर में तरक्याती मंसूबाजात अगर शुरू होते हैं तो हम अक्सर देखते हैं ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान बनाया जाता है। इरफान, आम हालात में शहर की ट्रैफिक संभाले नहीं संभलती है। अगर शहर में तरक्याती काम शुरू हो जाए, माजी में हमारे सामने मिसालें भी थी, जब यहाँ पर काम हो रहा था मेट्रो ट्रेन का तो ट्रैफिक संभालनी मुश्किल हो गई थी। क्या हालात हो जाएंगे? आप तरक्याती कामों की बात कर रही हैं, तरक्याती काम तो कहीं कहीं माह जो है वो चलते हैं। आपको छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि टीम ने होटल से कज़ाफी स्टेडियम के लिए जाना होता है, उसके लिए 15 से 20 मिनट रोड बंद किया जाता है। लाहौरिये तैयार हो जाएं। 15 से 20 मिनट जो है वो रोड बंद किया जाता है। उस 15 से 20 मिनट का जो खमियाजा लाहौर पूरा भिगोता है। तो जब उसमें भी आप देखें कि पूरी प्लानिंग की जाती है, उसमें तमाम सिक्योरिटी इदारे आपके शामिल होते हैं, उसमें तमाम जो पुलिस जो है वो इसी काम के ऊपर लगी होती है, हुकूमत आपकी इस काम के ऊपर लगी होती है। उसके बावजूद शहरी जो लाहौरिये जो है वो रोने वाले हो जाते हैं, ट्रैफिक में 15-20 मिनट फंसते हैं। यहाँ पे तो आपके मेन जो अहम शाहराएं हैं, जिसमें आपका समनाबाद बनने जा रहा है, क्रीम ब्लॉक बनने जा रहा है, इसके शाहकाम तो चले अब कैंसिल हुआ, गुलाब देवी फिरोजपुर रोड, ये मेन आर्टरीज है आपकी फिरोजपुर रोड के ऊपर। आप ये सोचें फिरोजपुर रोड की हम बात कर लेते हैं, वहां अगर गुलाब देवी हॉस्पिटल के सामने ट्रैफिक का कोई मुतबादिल प्लान होता है तो पूरे फिरोजपुर रोड पे, पूरा फिरोजपुर रोड के ऊपर अगर एक एक्सीडेंट हो जाए, छोटा सा कोई एक्सीडेंट, किसी की गाड़ी किसी के साथ टच हो जाए, तो आप देखें कि कहां तक जो वो ट्रैफिक जो है वो कई किलोमीटर की लाइनें लग जाती है। शॉर्ट मुझे वाइंड अप की तरफ जाने हैं। आप ये कहने वाले हैं कि जितने मर्जी प्लान मुतबादिल बना ले, ट्रैफिक का बुरा हाल रहेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शहर की ट्रैफिक अभी हम क्योंकि हम एग्जांपल देखते हैं ना कि हमें अगर 15 मिनट के लिए रोड ब्लॉक होता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। और अगर महीनों का काम होगा तो फिर आप सोचें कभी डेट पे टाइम पे काम होता नहीं है, तो फिर यहाँ पे ट्रैफिक के क्या हालात होंगे हमारे सामने होंगे। थैंक यू इरफान। नाज़रीन ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। के बाद एक बार फिर से हम शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं अपने सेगमेंट, जिसमें सबसे पहले आज हमारे पास क्या है जी, मोबाइल रेट्स हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे सामने हैं जी, आपको बताते हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो मार्केट में कौन कौन सा मोबाइल किस कीमत पर अवेलेबल है। सबसे पहले Vivo V9 मोबाइल है और इसकी कीमत है 29,999 रुपये।
और इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कुछ फीचर्स। रैम इसकी 4 GB है, मेमोरी इसकी 64 GB है। नेक्स्ट मोबाइल देख लेते हैं जी, कौन सा है, Vivo Y20s मोबाइल, और इसकी प्राइस है 26,699 रुपये। रैम है 4 GB और मेमोरी इसकी है 128 GB। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है जी Vivo Y15 मोबाइल, और इसकी प्राइस मैं आपको बताती चलूँ जी 25,999 रुपये में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इसकी प्राइस आपके सामने है। रैम है 4 GB, मेमोरी है इसकी 64 GB। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आ जाते हैं जी, Vivo Y12 मोबाइल, और इसकी कीमत है जी 24,999 रुपये। रैम है 3 GB, मेमोरी है इसकी 64 GB। इसके बाद आ जाइए जी, नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है, Vivo Y30 मोबाइल, और इसकी प्राइस है 24,400 रुपये। 4 GB इसकी रैम है, मेमोरी है जी 64 GB। तो ये थे जी हमारे पास मोबाइल रेट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल रेट्स के बाद कुछ हम बात करते हैं सब्जियों के रेट की, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मार्केट जाने से पहले आपको पता हो कि सब्जियों के रेट क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपना एक अगला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव क्या है। जी, तो फारान की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज के भाव क्या हैं। ओवर टू यू फारान। जी बिल्कुल, आज मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें फ़ी किलो सब्जियों की कीमत कुछ इस तरह है। आलू की कीमत में आज इस्तेकाम देखने में आया, 34 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। प्याज की कीमत में 1 रुपये इजाफा हुआ, 27 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। जो टमाटर है सरकारी रेट लिस्ट में उसकी कीमत में इस्तेकाम देखने में आया है और 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। लहसुन देसी की कीमत मुस्तहकम में 260 रुपये, जबकि जो लहसुन चाइना है वो 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। अदरक थाईलैंड 260 रुपये, जबकि जो अदरक चाइना है वो भी 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। खीरा फार्मी 40 रुपये, करेला की जो कीमत है उसमें इस्तेकाम देखने में 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। पालक 19 रुपये, मेथी की कीमत में 5 रुपये इजाफा है और ये 42 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। बैंगन की कीमत में भी 3 रुपये इजाफा हुआ है और ये 76 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। बंद गोभी की कीमत में 1 रुपये कमी हुई है, 21 रुपये, जबकि फूल गोभी की कीमत में 3 रुपये कमी हुई है और वो 19 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। शिमला मिर्च की कीमत में 6 रुपये कमी हुई है और ये 62 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। सब्ज़ मिर्च की कीमत में 5 रुपये कमी हुई है, 104 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। यह कद्दू 80 रुपये फ़ी किलो, और जो लीमू है 2 रुपये इजाफे के साथ 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज फ़रोख्त की जाएगी। भिंडी की कीमत में 25 रुपये कमी हुई है, 197 रुपये गुज़िश्ता रोज़ रेट था, जबकि आज 172 रुपये फ़ी किलो आज रेट जारी किया गया। शिमला मिर्च की कीमत में भी 3 रुपये कमी हुई है और ये 19 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। अरवी की कीमत में 6 रुपये इजाफा हुआ, 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। मटर 40 रुपये, टिंडिया 27 रुपये, जबकि मूंगरे हैं उसकी कीमत में भी इस्तेकाम है 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट लिस्ट में आज इसका रेट जारी किया गया। इसी तरह मूली 21 रुपये, गाजर 24 रुपये, साग 37 रुपये, हलवा कद्दू की कीमत में 5 रुपये इजाफा है और 78 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फारान हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी डिटेल में उन्होंने हमें बताया कि मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। मीट रेट्स मेरे पास हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ज़ैनत शॉप के रेट हैं, अगर आप जा रहे हैं ज़ैनत शॉप बीफ पर केजी, यहाँ से आपको मिलेगा 450 रुपये किलो में। बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 565, 565 रुपये किलो में। और इसके बाद जी मटन पर केजी 1150 रुपये किलो में मिलेगा और आपको जी मिलेगा मटन मिन्स यहाँ से 1390 रुपये किलो में। चिकन के रेट भी हमारे पास हैं जी, सरकारी रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 221 रुपये किलो में। इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 320 रुपये किलो में। तो नाज़रीन, ये तो थे मीट रेट्स। इसके बाद एग रेट्स भी हमारे पास हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। आपके सामने है जी एग रेट्स। अगर आप जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास होती है जी रिटेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस के मुताबिक अंडों की खरीदारी 153 रुपये दर्जन में आप कर सकते हैं, रेट आपके सामने है। इसके बाद अगर आप जा रहे हैं होलसेल से खरीदारी करने के लिए, तो यहाँ पर आप 2 रुपये की बचत करेंगे। 151 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और गोरमे भी अगर आप जा रहे हैं तो गोरमे 152 रुपीज़ 152 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं।
जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे रेट्स जो कि आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आपको बताएंगे कि आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। जी तो कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर सेल्स लगी हैं। सबसे पहला ब्रांड ओरिजिन पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। चैनवन पे अप टू 50% ऑफ है। क्रॉस स्टिच पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ। और इसके बाद नेक्स्ट ब्रांड है जी बीच ट्री, यहां पर भी अप टू 50% ऑफ है। जी तो नाज़रीन, ये तो थे तमाम रेट्स आपके साथ शेयर किए। सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं वो भी आपको बता दिया। हम अब आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं अपना अगला सेगमेंट और जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स हमारे पास हैं, आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि कौन सी करेंसी का क्या रेट है। माल का हाल आपने जान लिया। हमारे सेगमेंट्स यहाँ पर ही खत्म होते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज के स्पेशल टॉपिक के हवाले से। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर भी करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सभी लोग जानते हैं कि आज है 13 रजब। प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैंने सब आलम इस्लाम को मुबारकबाद भी दी थी। शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली करमुल्लाह वजह का आज यौम विलादत बासादत मनाया जा रहा है। और मैं आपको बताती चलूँ कि आप पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे और खलीफा राशिद चहरम थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह 13 रजब को हिजरत से 24 साल कबल मक्का में पैदा हुए और आपकी पैदाइश से मुतल्लिक तारीख में ये भी लिखा गया है कि आप बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए और आपका शुमार इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन अफराद में होता है, जो कि बिलाशुबा एक बहुत बड़ी बात है। आपके वालिद हज़रत अबू तालिब और वालिदा जनाब फातिमा बिनते असद दोनों कुरैश के कबीला बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे और इन दोनों बुजुर्गों ने बाद वफ़ात हज़रत अबुल मुतलिब पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम की परवरिश भी की थी। तो आज के स्पेशल प्रोग्राम में कुछ हम बात करने वाले हैं हज़रत अली के हयात मुबारका के हवाले से। उनके ज़िंदगी के अहम पहलुओं पे रोशनी भी डालेंगे और कुछ उनकी तालीमात क्या थी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं उमर तकवी साहिबा। उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज के दिन की मुनासबत से मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहें। बिलाशुबा मुबारक दिन है, आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा दिन है, खुशियों का दिन है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आप तो मुबारकबाद दे चुकी, मगर आपके चैनल के तवज्जो से मेरा भी बनता है कि मैं कुल उम्मत मुस्लिमा को और ख़ुसूसन रसूल खुदा को अपने भाई के आने की मुबारकबाद और तमाम उम्मत मुस्लिमा को चैनल जो सिटी 42 है इसके तहत हम मुबारकबाद देते हैं। और अल्लाह आज के दिन की खुशियों के तहत इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे और आपके चैनल को भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ज़बरदस्त दुआओं के लिए। तो आगाज़ हम कर लेते हैं हज़रत अली की हयात मुबारका पे हम रोशनी डालेंगे। एक बड़ा ही जो मैंने स्टार्ट में आपके साथ जिक्र किया कि ये भी कहा जाता है कि हज़रत अली की पैदाइश जो है वो बैतुल्लाह के अंदर हुई, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि आज से 3 साल कबल 13 रजब को हम जब खाना काबा में मौजूद थे, उम्रे की सादत के लिए गए थे, तो आप यकीन माने कि ये चीज़ें जब हम वहाँ बैठ के याद करें तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी। क्या कहेंगी? बहुत खूबसूरत मंज़र आपने खाना काबा याद करवा दिया। और खाना काबा जब हम देखते हैं
तो मतलब एक इश्क का शेर है कि घर से चले थे हम तो करके इरादा हज का, की नीयत की करेंगे तवाफ़े काबा, काबा जब सामने आया तो अली याद आया। तो ये एक जो इश्क का एक मंजर है काबे को देखकर कि हैबत इलाहिया को मोहब्बत अहले बैत में ढालकर देखना जो है वो इश्क की महराज है। यानी कि काबा को देखकर अल्लाह याद आता है, मगर अल्लाह की मारिफत तक पहुँचने का जो ज़रिया थे वो अहले बैत अतहार थे, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे मुताहिरात थे कि जिनको देख कर पता चलता था कि ये ऐसी इबादत कर रहे हैं तो खालिक कैसा होगा। बिल्कुल। तो आज जो आपने बात की कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये तुर्रे इम्तियाज़ है कि वो खाना काबा में पैदा हुए और जनाब फ़ातिमा बिनते असद जो हैं वो वालदा मोहतरमा, अगर बहैसियत औरत में देखूं तो मुझे लगता था कि कोई औरत इस हालत में बाहर घर से नहीं निकलती, मगर इरादतल्लाह था कि मौलाए कायनात को उस जगह पैदा किया जाए जहां एक तख्ती लगी हुई थी, लम यलिद वलम यूलद, कि ना तो उसका कोई बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बेटा है, लेकिन खुदा को इतना यकीन था हज़रत अली के सजदों पर, खुदा को इतना यकीन था हज़रत अली की बंदगी पर, खुदा को इतना यकीन था कि ये अली वो है कि अगर मैं इसे घर में भी पैदा कर दूं ना तो ये मेरी तौहीद पर आँच नहीं आने देगा। और मौलाए कायनात ने हज़ारों दुआओं में अल्लाह की वो हम वो तारीफ़ बयान की और हर सजदा कर कर हर काम को करने के बाद खुदा खैबर फतह किया, सजदा रेज़ हो गए, मरहब का सर उतारा, सजदा रेज़ हो गए, अमर बिन अब्दवत को पछाड़ दिया, सजदा रेज़ हो गए। लोग कहते थे या अली काम आप करते हैं, झुक क्यों जाते हैं? तो कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जिसका बंदा मेरा जैसा हो उसका खालिक कैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी जी, मौला मुश्किल कुशा क्यों कहा जाता है हज़रत अली को? माशाल्लाह, मतलब ये लक़ब जैसे कि अभी आप बात कर रही हैं और हम मुसलसल यही कह रहे हैं कि कुछ फजीलतें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मंसूब हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम। बिल्कुल। और उस पर मतलब कोई और उसको उसमें शेयर नहीं कर सकता। उनमें एक मौला मुश्किल कुशा ये लक़ब है मौलाए कायनात का। और इसकी जो एक मतलब अगर तारीख़ी अहमियत अगर मैं बयान करूं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस क़ुदसी और वो जुमले बयान करना जिसे हरूफ आम में नादे अली कहा जाता है। नादे अली का मतलब यह है कि वो एक ऐसी 4 लाइनें हैं कि जिनको पढ़ने से इंसान के अंदर एक यकीन हो जाता है कि अब हम अली को पुकार रहे हैं तो मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। देखिए अल्लाह जो है ना, सीधी सी बात है, अल्लाह ताला हदीस कुदसी में जुमले फरमाता है कि जब मैं किसी से प्यार करता हूँ, जब मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, अगर आप फातिह वाक़या खैबर अगर आप पढ़ें तो वाक़या खैबर की रात में रसूल अल्लाह ने कहा था कल अलम उसको दूंगा कि जो करार होगा, गैर फर्रार होगा और अल्लाह से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता होगा। मतलब मैं मुख्तसर जल्दी से लेके जा रही हूँ। तो हदीस कुदसी का जुमला है कि जब मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह फरमाता है, तो कभी मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, कभी मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, कभी मैं उसका इरादा बन जाता हूँ। यानी कि खुदा मुजस्सम नहीं है, मगर जब बशर अपने बदन को उसकी अताअत में ढाल ले तो अल्लाह अपनी ताकत को उसके हाथों में दे देता है। तो जब खैबर को उखाड़ा गया, खैबर को पछाड़ा गया, तो रसूल अल्लाह ने वहाँ खैबर के मुकाम पे कहा कि नादे अलीन मजहरुल अजाइब, कि कहाँ हैं वो अली जो अजाइबात का मजहर हैं। और जब पुकारा तो मदद अल्लाह की थी मगर अली के तवस्सुस से पहुंची। जब मौलाए कायनात के तवस्सुस से पहुंची तो उस वक्त मुसलमानों पे जो सबसे बड़ी मुश्किल थी, 39 दिन से मुसलसल खैबर फतह करने की कोशिश। अब जब मौलाए कायनात आए, खैबर फतह हुआ, तो रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा कि ये मुश्किल कुशा है, ये मुश्किलों को आसान करने का जरिया। और रसूल अल्लाह ने नादे अली की सूरत में हम तमाम मुसलमानों को एक ऐसा क्या कहूँ तावीज़ दे दिया, एक ऐसा मुजर्रब नुस्खा दे दिया, एक ऐसा अमल दे दिया कि जब कहीं से रास्ता नजर ना आए तो फिर मदद खुदा की होती है मगर वसीला अली बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अली मुझसे और मैं अली से हूँ। तो इस पर भी रोशनी डालिएगा। इतनी बड़ी बात, अल्लाह के आखिरी नबी जो कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजे गए, उनकी जानिब से ये कहा गया। देखिए मेरी बहन, ये जो बातें हैं मैं अगर करूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। यानी कि पता नहीं
मौलाए कायनात ने रसूल अल्लाह की अतात को किस तरह किया कि वो लिसान जो वही से दुली हुई है, वो जब कसीदा पढ़ती है तो अली का पढ़ती है। मतलब किस अंदाज से रसूल अल्लाह भी आपने बहुत प्यारा कहा कि मैं अली से हूँ, अली मुझसे हैं। रसूल अल्लाह वजद में आके कभी कहते कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। और कभी कहते हैं कि याद रखो अली उल माल हक व हक माल अली, कि अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ हैं। और कभी कभी मुस्कुरा के लोगों से कहते हैं कि जब एक महफिल में तशरीफ फरमाएं और बैठे, किसी ने कहा अहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो किसी ने कहा ये सिरात मुस्तकीम कौन सा है। रसूल अल्लाह उधर से मौलाए कायनात दाखिल हुए मस्जिद नबवी में और रसूल अल्लाह ने इशारा करके कहा कि वो देखो सिरात मुस्तकीम के जिधर ये मुड़े उधर तुम मुड़ जाओ, सीधा रास्ता है। और फिर उसके बाद रसूल अल्लाह ने कहा तुमको मुझसे वो निस्बत है जो कि मूसा को हारून से वो निस्बत थी। फिर उसके बाद मतलब अगर ये याली मैं और तुम दुनिया में भी भाई हैं और आखिरत में भी भाई हैं, इतनी रसूल अल्लाह ने अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा। ऐसा क्यों फरमाया? इसमें इसके पसे पर्दा क्या मुहरकात? देखिए, मौलाए मुत्तकियान जो है ना, उनको शहर इल्म का दर कहा जाता है। और मौलाए मुत्तकियान जो हैं उनके लिए अगर हम बात करें, अगर आपको याद हो तो जब तख्ते सुलेमान लेकर आना था और आसिफ बरखिया जब तख्ते सुलेमान लेकर आए, जनाबे बिल्कीस का तख्त लेकर जनाबे सुलेमान के हुक्म पे आसिफ बरखिया लाए, तो उन्होंने पूछा कि कैसे कर दिया? तो उन्होंने कहा ये मेरे अल्लाह का मुझ पे करम है और मेरे पास इल्मुल किताब का थोड़ा सा इल्म है, थोड़ा सा इल्म। तो जब ये जुमला कहा तो मौलाए कायनात ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि आसिफ बरखिया के पास थोड़ा सा इल्म था और मैं मन इंदहु इल्मुल किताब हूँ, कि मेरी ज़ात के अंदर कुरान पाक का पूरा इल्म अल्लाह ने रखा है। और फिर मौलाए कायनात तमाम असहाबाए कराम हमारी लाख जाने कुर्बान वो फरमाते थे कि जब हमें कुरान में कोई मुश्किल होती थी तो हम अबुल हसन की तरफ रुजू करते थे, हम अबुल हसन से कहते थे और अबुल हसन बगैर कुरान खोले, तो जब किसी ने सवाल किया कि या अली आप कुरान खोलते भी नहीं हैं और आप मुश्किलात का हल बता देते हैं, सवालात का जवाब बता देते हैं, कौन सी आयत की सूरत में आप बता देते हैं, तो आप सोचा तो करें। तो मौला ने वहाँ पे एक बहुत मशहूर मिसाल आपने सुनी होगी कि मौला ने अपनी हथेली की तरफ, उसकी हथेली की तरफ इशारा किया और कहा तुम्हारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? उसने कहा 5। कहा सोचा क्यों नहीं? कहा याली हर वक्त तो मेरे सामने होती हैं। कहा जैसे तुम्हारा हाथ तुम्हारे सामने है वैसे पूरा कुरान अली के सामने है। सुभान तो ये जो मौला को शहर इल्म का दर कहा गया, रसूल अल्लाह ने बता दिया कि देखो अगर किसी ने इल्म की खैरात लेनी है, देखिए स्पेशलिटी है मौलाए कायनात की इल्म का, अगर किसी ने इल्म की खैरात लेनी है तो मैं शहर हूँ, मगर याद रखो शहर में दाखिल होने के लिए दस्तक देनी पड़ती है, दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो जो अली के दर पे आ जाए तो वो जाहिल नहीं रह सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली है, तो यानी फैसला भी उन्हीं का बेहतरीन करार दे दिया। ऐसा जो कहा गया, इसके पीछे वजूहात भी बताइएगा। देखिए, मौलाए कायनात की जो फैसला करने की ताकत थी ना, आज भी आप अगर मस्जिद कूफा कभी जाइए तो मस्जिद कूफा के अंदर एक छोटा सा तख्त बना हुआ है जिसे दक्कतुल क़ज़ा कहते हैं। सही। वो दक्कतुल क़ज़ा बना हुआ इसलिए कि वहाँ पर बैठकर मौलाए मुत्तकियान फैसले किया करते थे। और सबसे बड़ी बात मौलाए कायनात की, मतलब अगर आप नंबर वाइज देखें तो खलीफा चहारुम बनते हैं वो, लेकिन खलीफा अव्वल से लेकर स्वयं तक जब भी कभी उन्हें कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो मौलाए कायनात को बुलाते थे और बुला के कहते थे या अली फैसला कीजिए, या अली बताइए करना क्या है। यानी कि ये मौलाए कायनात के जो फैसला करने की ताकत है। लोग पूछते थे कि अली आप फैसला कैसे करते हैं? तो कहा मैं कुरान अल्लाह के अदल को मीज़ान में रखता हूँ और मीज़ान में रख के फैसला करता हूँ। खुदा से कहता हूँ कि परवरदिगार कभी अली से कोई ऐसा फैसला सादिर ना हो कि जिससे किसी की हक तलफी हो। तो मौलाए कायनात का जो फैसला करना, मतलब अगर आपको याद हो तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जो मौलाए कायनात ने ऐसे तारीख़ी फैसले किए कि जो मतलब समझ से बालातर थे। एक आदमी जो था वो माल लेकर आया और कहने लगा ये माल मेरे पास फलां यतीम की अमानत है, इसके बाप ने मुझे रखवाया था और उसने कहा था कि ये इतना माल है, जो तेरा दिल चाहे वो मेरे बेटे को दे देना, बाकी तू रख लेना। तो जब ये फैसला जो है वो खलीफा राशिद के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा ठीक है जो तेरा दिल चाहे तो रख लो। वहाँ मौलाए कायनात बैठे हुए थे। मौला ने कहा उस वसीयत क्या थी? कहा उसने कहा जो तेरा दिल चाहे। कहा कितने हैं? मिसाल दे रही हूँ, मुझे दिरहम एग्जैक्टली याद नहीं है। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर 1 लाख है टोटल। कहा तेरा क्या दिल चाह रहा है? तो कहा मेरा दिल चाह रहा है कि 90 मैं रख लूँ, 10 बेटे को दे दूँ। तो कहा तूने बाप के जुमले पर गौर नहीं किया, जो तेरा दिल चाहे वो उसको दे दे।
तो कहा तूने तेरा दिल 90 को चाह रहा है तो तू वो बेटे को दे 10 खुद रख। तो ये मौला लफ्जों को पढ़कर हर तरह के सरकमस्टांसेस को देखकर फैसले किया कर। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगी कि हज़रत अली के कुछ ज़िंदगी के अहम पहलू जो आप समझते हैं कि उनकी तालीमात भी थी, बहुत ज़रूरी है उनका जिक्र करना, जो कि हमें अक्सर हम देखते हैं कि हम जिक्र करते हैं कि हमारी औलाद में ये चीज़ होनी चाहिए, तरबियत अच्छी होनी चाहिए। तो जब हमारे पास इतने बड़े लोगों की इतने मुबारक तालीमात मौजूद हैं, आप क्या समझती हैं कौन कौन सी ऐसी तालीमात है जो कि शेयर करना वक्त की अहम ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले जो मौलाए कायनात की जो ख़ासियत थी, वो ख़ासियत सबसे पहले अताअत रसूल थी, जिस पे मौलाए कायनात ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिस पे मौलाए कायनात ने कभी रसूल अल्लाह, आप अगर मौला के खुतबे बमांगे दोहल खुतबे हैं, मगर आप अगर हिस्ट्री को पढ़िए, जब तक रसूल अल्लाह जिंदा रहे अली ने कोई खुतबा नहीं दिया, कभी नहीं बोले। पूछा क्यों, कहा अदब है, ये मेरे भाई का भाई, कभी भी नहीं कहा रसूल को आका कहा, हमेशा कहा ये मेरे आका हैं। और ये आका का अदब, सबसे पहली चीज़ जो मौलाए कायनात की ज़िंदगी से हमने सीखनी है वो अताअत है, कि जिसके लिए अल्लाह भी कुरान में कहता है कि जो रसूल का मुती हो जाता है तो उसके लिए बख्शिश आसान हो जाती है। दूसरी बात जो मौलाए कायनात की ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी वो इबादत इलाहिया है। इतनी इबादत मौलाए कायनात ने कर ली कि मौलाए कायनात के बारे में जुमला है कि एक एक रात में 1000 तकबीरें अली के घर से बुलंद होती थी। हजार तकबीरें जो अली पढ़ा करते थे, तो वो रात भर मुसल्ले पे जिंदगी गुजारते थे। किसी ने उनकी कनीज से भी पूछा था कि क्या करती रहती हो सारा दिन हजरत अली के घर में, तो उन्होंने कहा क्या करूं, इनके काम ही नहीं है। कहा मैंने सिर्फ हजरत अली के 2 काम किए। कहा क्या, कहा मगरिब के वक्त इनका रोज़ा खुलवाती हूँ और मैंने कभी इनके लिए बिस्तर नहीं बिछाया क्योंकि सारी रात ये मुसल्ले पे गुजारते थे। और फिर उसके बाद मौलाए कायनात का अगर आपको बहुत ही बड़ा जुमला कि अली मौलाए कायनात ने अपनी पूरी ज़िंदगी को एक मतलब जुमले में समअप किया। जब वो शहादत के लिए जा रहे थे, जब वो आखिरी 21 रमज़ान को, जब वो 19 को जा रहे थे, तो उन्होंने आसमान के सितारों को देखा और देख कर कहा कि ए आसमान के सितारों, गवाह रहना कि तुमने अबू तालिब के बेटे को कभी सोते नहीं देखा। यानी कि सारी रात मौलाए कायनात ने इबादत। तीसरी चीज़ जो हम मौलाए कायनात से सीखना चाहते हैं और लेना चाहते हैं वो हक़ूक़ुल इबाद है, कि हज़रत अली ने कभी बंदों के हकूक़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। हम अल्लाह की तो इबादत करते हैं, बंदों के हुकूक का ख्याल नहीं रखते। तो हम यहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला हुमा साहिबा आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हुमा तकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और हज़रत अली की खुसूसियात के बारे में जहाँ हम बात कर रहे थे, हुकूकुल इबाद का आपने जिक्र किया कि उनका बड़ा वो ख्याल रखते थे। जी मतलब हुकूकुल इबाद के बारे में इवन अगर आप उनकी वसीयत को भी पढ़ें तो उसमें भी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को उन्होंने यही जुमला कहा था कि हसन देखो, लोगों के और ये जो गरीब और यतीमों के बाबत में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि अल्लाह जो है वो तमाम चीज़ें माफ़ फरमा सकता है, लेकिन इंसान का उनके साथ सिला रहमी अगर कता हो जाए तो वो माफ़ नहीं फरमा सकता। तो इसीलिए मौलाए कायनात की अगर आप ज़िंदगी को देखिए, आप देखिए वाहिद मेरा ख्याल से जंगजू हैं कि जो माल गनीमत मिलने के बाद खाली हाथ घर आते थे। अच्छा। आज तक कभी जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने अली को जंग के बाद फ़ातेह होते हुए, क्योंकि अरबों का एक ट्रेंड था कि जो फ़ातेह होता था और जिसके सर सेहरा बनता था उसे डबल माने गनीमत मिलता था। तो जब खैबर से पलट कर आए और जब वापस आए तो जनाब फ़ातिमा कहती कि अरब के जितने भी जंगजू वापस आए सब बोरियाँ भरे हुए ऊँट लदे हुए सब आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अली ने जो है वो खैबर फ़तह किया, तो पता नहीं अली कितना लेकर आएंगे। कहा जैसे ही मैंने देखा अली दाखिल हुए तो खाली हाथ, ऊँट के ऊपर और घोड़े पे कुछ नहीं था और खाली हाथ आए और बच्चे मुंतजिर थे। तो एक दफ़ा मैंने देखा तो कहा जैसे ही मैंने अली को देखा मैंने मुसल्ला बिछाया और 2 रकत अल्लाह का शुक्राना अदा किया कि बारे इलाहा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अली जैसा शौहर दिया। और फिर मौलाए कायनात से कहा कि कहाँ गया सारा कुछ, तो कहा मैं सारा तसद्दुक़ इलाहिया कराया, रास्ते में सदका करके आ गया अल्लाह की बारगाह में। तो उन्होंने कहा क्यों, कहा मैं नहीं चाहता कि अली के घर में रिज़्क़ हो और बाकी लोग जो बंदा खुदा हैं वो भूखे सोएं। और फिर मौलाए कायनात का एक बहुत ही मतलब जो अगर आप देखिए तो उनका फेल था कि जब उनकी शहादत हुई है तो पूरे कूफा में एक सोगवारी की फिजा थी और बहुत से यतीम बच्चे वाह बता कर रहे थे कि अब हमारे बाप का है, हमारे बाप का है। तो लोगों को पता चला कि मौलाए कायनात जब जिंदा थे तो कितने यतीमों को पाल रहे होते थे। तो सुन्नत रसूल और सुन्नत अहले बैत ये है कि जहाँ आपको मखमूम, यतीम, मस्कीन नजर आए तो उनकी मदद करना हजरत अली की जिंदगी का बेहतरीन सबक। अच्छा, आपकी एक बात मुझे बीच में से मैंने पकड़ी और मैंने कहा मैं ज़रूर इस पर भी चाहूँगी कि आप रोशनी डालें।
लें कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया बीबी फातिमा ने कि मुझे अली जैसा शौहर मिला। कैसे शौहर थे? देखें, ये जो खूबसूरत तरीन जोड़ी है कायनात की, मतलब ऐसी जोड़ी कि जिसको आप आइडियलाइज कर सकते हैं, लेकिन हाँ सच बात बताऊँ, हम सिर्फ आइडियलाइज ही कर सकते हैं, सही हम अपनी लाइफ में उनको अप्लाई नहीं कर सकते। सही कहा आपने। क्योंकि अभी मैं यही बात जो अभी मैं वाकया बयान कर रही थी कि अगर किसी के हस्बैंड को इतना कुछ मिला हो और वो सब कुछ दे दिला के वापस आ जाए, क्या मैं और आप इतना ज़र्फ रखते हैं कि हम खड़े होकर मुसल्ला बिछाऊं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि सब दे के आ गए? हम तो पहला क्वेश्चन ये करेंगे। तो जहाँ तक शौहर की बात है कि मौलाए कायनात ने जब ख्वास्तगारी जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए की, तो वो ख्वास्तगारी जब भेजी और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं बीबी से अक़्द करूँ, रसूल अल्लाह जो कि और मज़े की बात ये कि परवरिश मौलाए कायनात की रसूल के हाथों में रसूल के हाथों में हुई, रसूल के हाथों में। रसूल को पता ये हैं कैसे, मगर जब मौला ने शर्मा के ख्वास्तगारी की तो रसूल अल्लाह ने कहा ठहरो अली, मैं फ़ातिमा से पूछ लूँ, सुभान मैं पूछ के बताऊँ। और मैं यहाँ पर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जुमला ज़रूर कोट करूँगी। वो कहते थे कि मुझे कभी कभी अली की किस्मत पर रश्क आता था कि मैं चाहता था कि जितनी फजीलतें अल्लाह ने मुझे अता की है मैं सब अली को दे दूँ और अली की एक फजीलत ले लूँ। तो उनके तमाम दोस्तों ने पूछा आप क्या चाहते थे? कहते काश जनाब सैयदा से अक़्द मेरा हो जाता कि रसूल की बेटी सुभान अल्लाह की मतलब कफ बनना, हम कफ बनना एक बड़ा सेहरा था, एक बड़ी अजमत थी। तो जब अक़्द हो गया दोनों का तो रसूल अल्लाह ने देखा, और मौलाए कायनात की अगर आप लाइफ को पढ़ें तो इतने कोऑपरेटिव हस्बैंड थे कि रसूल अल्लाह ने तकसीम जब कामों की अगर आप कभी पढ़िए तो उसमें यही लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह ने बाहर के काम मौलाए कायनात को दिए और अंदर के काम जनाब ज़हरा को। मगर रवायतों में लिखा है कि जब अली कभी जल्दी घर आ जाते थे, कभी फारिग होते थे, तो वो जनाब सैयदा के साथ घर के कामों के अंदर भी मुसलसल हाथ बटाते थे। और इसकी रवायत सही बुखारी में भी मौजूद है कि दक्कुल बाब रसूल ने किया तो क्या देखा कि अली अंदर दाल चुन रहे हैं, तो कहा या अली वहाँ तो मैदान जंग में तुम मारका मारते और यहाँ दाल, तो कहा या रसूल अल्लाह आप ही ने तो कहा है कि अपनी ज़ौजा को मुस्कुरा कर देखना, उसकी मुआवनत करना जन्नत में घर बनाने के मुस्ताहिक़ है। सुभान अल्लाह, ये ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में भी बारहा जिक्र आता है हज़रत अली के हवाले से, तो मुझे बताइएगा कुछ ऐसा अहम जिक्र जो आप यहाँ पे भी शेयर करना चाहें। देखिए ये तमाम मकातिब फ़िक्र में कुछ आयतें कुरान की ऐसी हैं कि जो बिल्कुल अथेंटिक हैं कि ये अली की शान में ही उतरी हैं, और तमाम जो कातिबीन हैं उन्होंने लिखा है कि कम अज़ कम 300 आयतें अल्लाह ने शान अली इब्न अबी तालिब में उतारी। 300 आयतें, ये कोई कम नहीं है। और इनमें जो मतलब जो सबसे ज़्यादा तुर्र इम्तियाज़, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, उसमें कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा वाली आयत है कि ए मेरे हबीब कह दो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह गवाह है और एक वो शख्स गवाह है कि जो मन इंदहु इल्मुल किताब है, कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। दूसरा इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत, वो भी अहले बैत के घराने का तुर्रा इम्तियाज़ है। तीसरा मौलाए मुत्तक़ियान जिस दिन शब हिजरत रात को बिस्तर रसूल पर सोए, खुदा को मैं भी कहती हूँ अल्लाह की पसंद पता नहीं क्या है, कभी कभी लोगों के रत जगह रिजेक्ट करके किसी का सोना खरीद लेता है। तो परवरदिगार आलम को सोना इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने वमा यशरी की आयत उतार दी और कहा कि तुम में से कौन है जो अपना नफ्स बेचे और अल्लाह की रज़ाएं खरीद ले। फिर मौलाए मुत्तक़ियान जब जंग में लड़ा करते थे तो कान्नाहुम बनियानन मरसूसा का लक़ब अल्लाह ताला ने भेजा कि वो दुश्मन के सामने ऐसे होते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। सूरह फतह में अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह के असहाब की शान में बयान किया कि अशद्दुहुमुल कफ़्फ़ार, के वो कफ़्फ़ार पे इतने सख्त होते हैं और आपस में इतने नर्म होते हैं और उनके माथों के ऊपर रकू और सजूद के निशान होते हैं। फिर उसके बाद मौलाए कायनात के लिए एक बहुत ही जो वो खूबसूरत आयत परवरदिगार आलम ने उतारी, नाजिल फरमाई, वो ये थी कि ये छुप कर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और ज़ाहिरन भी करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाए कायनात के घर से जब रोटियाँ पक कर गईं तो परवरदिगार आलम ने वयूतिमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मस्कीनों व असीरा, कि वो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों, मस्कीरों और असीरों को खाना खिलाते हैं। तो इस तरह की कितनी आयतें हैं कि जिसमें मौलाए कायनात को कभी अमीरुल मोमिनीन, कभी इमामुल मुत्तकीन के अलक़ाबात अल्लाह ताला ने देकर दुनिया को बताया कि अगर अब्द कामिल हो जाए तो खुदा भी उसको अता करने में कमी नहीं छोड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वो आयात थी जो कि जैसा कि स्पेसिफिकली आपने बताया कि तकरीबन 300 आयात, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हम तालीमात की बात करते हैं, तालीमात आम करने की बात करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई आपके दिल में उतर जाती हैं। तो हज़रत अली से मुतल्लिक वो चीज़ें जो आप समझती हैं कि हर सुनने वाले के दिल में उतर जाती हैं, फिर उस पर अमल करना ना करना तो है, वो तो बात की बात है, लेकिन जब आप सुने तो आप दंग रह जाएं कि ये वाकई वो चीज़ें हैं जो पहले कभी किसी में ना थी।
देखिए, मौलाए कायनात का जो मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे जो मौला की एक चीज़ अपील करती है कि वो दुनिया में रहे, दुनिया के काम किए, मगर दुनिया से अलहदा रहे। मतलब एक इंसान है ना, दुनिया बहुत अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल के मतलब दुनिया को तारे अनकबूत कहा है कि जब मकड़ी के जाल की तरह तुम्हें लपेटना शुरू कर देती है तो नर्म इतनी होती है कि तुम्हें फील भी नहीं होता और तुम उसके शिकंजे के अंदर कैद हो जाते हो। तो मौलाए मुत्तकियान ने, अगर आप उनके खुतबे पढ़ें, नहजुल बलागा जो उनकी एक पूरी किताब है, उसमें मौला ने दुनिया को ऐसा ठोकरों पे रखा है कि ए दुनिया, तेरी कीमत मेरी नज़र में उस औरत की तरह की भी नहीं है कि जिसका कोई किरदार ना हो। का मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, यानी तलाक के बाद हराम हो जाता है ना। फिर उसके बाद मौलाए मुत्तकियान का एक अजीब जुमला कि मैं दुनिया को अपनी नज़र से अगर देखूँ तो उसकी कीमत भेड़ के नाक से बहते हुए पानी की गलाजत के बराबर मेरी नज़र में दुनिया है। तो किसी ने कहा कि या अली, आपको दुनिया इतनी बुरी लगती है, आप अक्सर दुनिया को कहते हैं कि मैंने तुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे तर्क कर दिया, मैंने तुझे ये कर दिया, तो याली फिर आप रहते भी दुनिया में हैं। तो मौलाए कायनात ने बड़ा प्यारा एक तरीका बताया। कहा, पहली बात, एक शख्स ने पूछा था मौला से कि मौला ये सारी दुनिया आपसे मोहब्बत करती है, दुनिया आपके पीछे पीछे है, तो आपने ऐसा क्या किया कि सारे दुनिया आपके पीछे? तो मौला ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि अगर तू चाहता है कि दुनिया तेरे पीछे, ये मेरे और आपके अंदर की ख्वाहिश है, हम थोड़ा सा भी काम करें तो हम कोशिश करते हैं कि सारे कहें वाजी वाह। तो कहा कि अगर तू चाहता है कि दुनिया तेरे पीछे आ जाए तो उसका बहुत आसान तरीका है। क्या? का तू दुनिया को छोड़ दे। का दुनिया की मिसाल वो गली के जानवर की मानिंद है कि जिसके पीछे जितना भागो वो उतना आगे भागता है, जब तुम उसको छोड़ देते हो तो वो तुम्हारे पीछे आता है। तो मौला ने ये जुमला कहा, तो उसने कहा मौला ये तो बड़ा मुश्किल है दुनिया को छोड़ देना। तो मौला ने बहुत खूबसूरत ये जुमला, मतलब आप हज़ारों जुमलों की निचोड़ है मौला का ये जुमला। मौला ने कहा इस्लाम जो है वो उसमें रहबानियत नहीं है, याद रखिए। मतलब बाकी जो मज़ाहिब थे उसमें था ना कि दीन छोड़ा, कमरे में बैठ गए और बस ना खोले बाहर, दुनिया से कट के बैठ गए। तो लेकिन इस्लाम ने कमाल ये दिखाया कि इस्लाम ने कहा दुनिया में रहो और फिर दीन को भी साथ लेके चलो। मतलब हमें डबल आजमाइश में अल्लाह ने डाल दिया। तो मौलाए कायनात ने बहुत आसान हल इसका दिया। मौला ने कहा कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे अंदर बसने लगती है ना तो तबाही का आगाज शुरू हो जाता है। तो साथ ही मौला ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी। कहा कभी तूने कश्ती को समंदर में चलते हुए देखा है? कहा जी मौला। कहा जब तक कश्ती पानी में चलती है चलती रहती है, मगर जब पानी कश्ती में आता है तो डूब जाती है। तो हुब्बे दुनिया को अंदर ना रखो, दुनिया की सारी लज्जतें अल्लाह ने तेरे कदमों में रखी हैं, तो इसको एंजॉय कर, मगर अपने खालिक की मारिफत को ना भूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ेंगे और ये इतनी खूबसूरत बातें मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ पर गुम होती चली जा रही हूँ इन बातों के अंदर ही। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हज़रत अली के बारे में ये भी कहा जाता है कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल थे। हुमा तकवी साहिबा से मैं चाहूँगी कि इस पर भी रोशनी डालें। देखिए, ये जो मौलाए कायनात का एक और तो राय इम्तियाज़ है कि वो उस जगह पे पैदा हुए कि जहाँ पर दुनिया में कभी ना तो कोई बच्चा हुआ है और ना होगा। और जब वो मतलब 3 दिन के बाद जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में आए, आंखें खोली, तो वो आंखें खोलना ही असल में इकरार इस्लाम था। मतलब अगर वो बुत परस्ती की मोहब्बत होती तो चारों तरफ बुत थे तो अली आंखें खोल कर देख लेते, मगर अली मौलाए कायनात ने रसूल अल्लाह की आगोश में आंख खोल कर बता दिया कि मैं जिनकी नुसरत के लिए आया हूँ, जिनकी मदद के लिए आया हूँ, वो मेरे सरदार यही हैं। और फिर जब ज़ाहिरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलान नबूवत किया, माबूस हुए, तो तारीख़ इस्लाम ने देखा कि जब खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर रसूल अल्लाह मनाजात कर रहे होते थे तो पीछे एक बच्चा होता था और एक औरत होती, और वो औरत जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा थी और वो बच्चा हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे। यानी कि अभी इलान नबूवत किया नहीं था, मगर ये 2 ताकतें ऐसी थी जो पुश्त रसूल पर पुश्त पनाही के लिए खड़ी हुई थी। और फिर जब ज़ाहिरन दावत ज़ुल अशीरा में रसूल अल्लाह ने मतलब ऐलान किया कि कहो कि अल्लाह एक है, तो सबसे पहले हाथ बुलंद करने वाला हाथ ही मौलाए कायनात का था, कि जिसमें उन्होंने कहा तो अब आप उसको चाहे मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जिसने रसूल अल्लाह की नुसरत का ऐलान किया वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर खुदा क्यों कहा जाता है हज़रत अली को? हाँ, शेर खुदा, असदुल्लाह, ये भी मौला का एक मतलब क्या कहूँ कि नशा चढ़ाने वाला लक़ब है कि जिसको पढ़ के और सुनकर एक मज़ा आता है कि शेर खुदा, वो खुदा कि जो ताकत का सरचश्मा है,
वो खुदा जो मंबा है, वो खुदा जो कादिर है, वो खुदा जो अपना नाम ही कवी लिखता है, अपनी कुव्वत की तजल्ली के इजहार के लिए अली को चुना। और जब मौलाए कायनात का कमाल, ये शेर खुदा इसलिए कहलाए कि अली मौलाए कायनात को खुद पे कंट्रोल इतना था कि जब भी ज़रबत लगाते थे, जब भी मैदान जंग में जाते थे, जब भी लोगों के सामने आते थे तो ज़ात पीछे कर देते थे और अब्दुल्लाह बनकर आते थे, अल्लाह का बंदा। और इसका सबसे बड़ा मुजाहिरा जंग खंदक में हुआ, जब आमिर बिन अब्दवद ने रसूल अल्लाह के खैमा मुबारक पर अपने नेज़े से यूँ गाड़ा और गाड़ने के बाद नेज़े को, वो खैमा मुबारक को दरमियान से 2 चीर दिया। तो तब रसूल अल्लाह ने वहाँ पे ऐलान किया कि कौन है कि जो रसूल अल्लाह की ज़बाने रहमत से कभी गज़ब में जुमला नहीं निकला, मगर तारीख़ कहती है कि ये वाहिद जंगे खंदक थी कि जिसमें रसूल अल्लाह ने एक दफ़ा गुस्से से कहा कौन है जो इसको जवाब दे। तो जब कहा तो फिर मौलाए कायनात जब गए लड़ने के लिए, जब पहुँचे और बाकी वाक़या आपको पता है, तो जब उसके सीने पे बैठे तो लोग दूर से जंग देख रहे थे कि अली की जंग क्या है। सीने पे बैठे तो आपको पता है कि उसने लुआब दहन जब मौलाए कायनात के चेहरे पे फोका तो अली उतर गए। अब जब उतरे तो लोगों ने कहा लो इतना काबू में किया हुआ था तो उतर गए, अब दोबारा तो बड़ा मुश्किल है सूरमा। 5 मिनट के बाद मौलाए कायनात तो दोबारा पछाड़ा और गला काटा और हाथ में लेकर, और जब वो रवायतों के जुमले हैं और ये सही बुखारी में पूरा वाक़या दर्ज है कि अली ने उसकी जुल्फ़ों से पकड़ा हुआ था और गर्दन से खून उसके टपक रहा था और लाके रसूल अल्लाह के कदमों में फेंका। तो जब फेंका तो जब वो यूं लेकर आ रहे थे तो मौला अली की जो एक चाल थी वो एक फातिहाना, एक जब वो तशरीफ लाए तो कुछ लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आज अली की चाल में थोड़ा तकब्बुर लग रहा है। तो रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा के कहा कि यही चाल तो अली के खुदा को पसंद है क्योंकि ये शेर है खुदा। सुभान आज शेर की चाल, आज शेर के अंदाज से चलते हुए आ रहे हैं। और जब ला के रसूल अल्लाह के कदमों में वो सर रखा तो रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा के कहा कि आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान गया। और तब मौलाए कायनात को शेर खुदा और कुल्ले ईमान लक़ब परवरदिगार आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुमा तकवी साहिबा आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया है। आई होप हमारे देखने वालों को भी बहुत मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने एक इतना प्यारा मुख्तसर सा मिलाद का माहौल मतलब आपने यहाँ पे जनरेट कर दिया और आपके सामाईन जो देख रहे होंगे इस वक्त अंदर से उन सब के घरों में मिलाद के जो रोशनियाँ हैं और अल्लाह इस मिलाद की बरकत के सदक़े में परवरदिगार उन सब के घरों को भी आमीन सुमा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।